हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ब्रिस्क टेक्नोविजन लिमिटेड का आने वाला है, जो ओपन होगा 22 जनवरी को। जहां पर हम आज की इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो यहाँ पर मेरा डिसीजन ये होने वाला है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। जहां पर मैं इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये आईपीओ मेरे माइंडसेट और मेरे रिस्क फैक्टर में नहीं आता है, जिसकी वजह से मैंने ऐसा डिसीजन बनाया है। और ऐसा डिसीजन क्यों बना है वो आपको आगे पता लग जाएगा, जब हम कंपनी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके अपने माइंडसेट और रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा ऑलमोस्ट फाइनल ही है। बट जैसे ही कंफर्म भी हो जाता है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। और इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं, तो ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इंडिया में। और उसी के साथ साथ इस कंपनी का मेन फोकस होता है टू ऑफर थर्ड पार्टी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, जिनमें आ जाते हैं सर्वर, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, एज वेल एज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू इंडियन कॉर्पोरेट कस्टमर। इन एडिशन ये कंपनी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिजाइनिंग, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डाटा सेंटर, एंटरप्राइजिंग नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ईमेल मैनेजमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर हार्डवेयर एंड सिस्टम मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड मैनेज सर्विसेज। तो ये कंपनी का मेन काम होने वाला है। अगर हम एज ऑफ 30 नवंबर 2023 देखते हैं, तो कंपनी के पास 119 एम्प्लॉयज की टीम होने वाली है, जो मैनेज करती है इनके डेली बिजनेस ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, सेक्रेटरियल एंड अकाउंटिंग फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेटेड ड्यूटीज। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करते हैं, तो सरसावत बैंक, इप्का लेबोरेटरीज, डीएनएस बैंक, अंबरनाथ जय हिंद कोऑपरेटिव बैंक, भारत गेयर्स, एसवीसी बैंक, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीरो वॉकहार्ट, जोरोस्टियन बैंक, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड न्यू बॉम्बे हॉस्पिटल, ये कंपनी के मेन क्लाइंट बेस होने वाले हैं। उसी के साथ साथ इनको 2 अवार्ड भी मिले हुए हैं। और इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है एज ऑफ जनवरी 2024, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करते हैं, तो एक अच्छा काम बेशक होने वाला है, लेकिन हाईली कॉम्पिटिटिव काम भी होने वाला है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 22 जनवरी को, क्लोज होगा 24 जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 25 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 29 जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 29 जनवरी को इफ अलॉटेड। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 30 जनवरी। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस होगा 156 रुपीज का, 800 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 12.48 करोड़ का। एक तो छोटे साइज का है, बट पूरा का पूरा होने वाला है ओएफएस। ये एक सिंगल पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने इस आईपीओ को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे थे, कंपनी काम क्या करती है। जब मैंने ये चीज देखी, तो इसी पॉइंट पर ही मैंने इस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि एक तो एसएमई कंपनी और पूरा का पूरा ओएफएस, कंपनी के पास तो एक भी रुपया नहीं जाने वाला है, और कंपनी सीधा आती है और अपनी 40% हिस्सेदारी सीधा बेच देती है। मतलब कि क्या प्रमोटर्स को ही अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं है। देखो, अगर मेन लाइन में आईपीओ आता है, फिर तो हम ओएफएस को फिर भी कंसीडर कर लेते हैं, बट एसएमई आईपीओ में पूरा का पूरा ओएफएस, ये मेरी समझ में नहीं आया था, जिसकी वजह से मेरा वहां पर दिमाग चकराया था और मैंने इस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया था। बीएससी के एसएमई पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर 50% का कोटा होने वाला है रिटेल कैटेगरी का, और 50% का होने वाला है एचएनआई का। लोट साइज की बात करते हैं, तो एक लोट 800 शेयर्स का होने वाला है, 1,24,800 जिसकी अमाउंट पड़ेगी। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,49,600 की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर शंकर नारायण, रामा सुब्रमण्यम एंड गणपति चितरंजन कैनकरे कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं।
प्री इशू थी इनकी ऑलमोस्ट 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी ऑलमोस्ट 60% की। मतलब कि कंपनी आती है और सीधा 40% हिस्सेदारी बेच देती है, जो मेरे लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है इस कंपनी का। अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, तो टोटल सेट 5.62 करोड़ थे 2021 में, नेक्स्ट ईयर 6.61 करोड़ तक पहुंचे, फिर नेक्स्ट ईयर 6.79 करोड़, और पहले 6 मंथ में 2024 फाइनेंशियल ईयर के 14.23 करोड़ की अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 16.91 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 22 करोड़ तक पहुंचा, बट नेक्स्ट ईयर हमें फॉल देखने को मिला और 18.4 करोड़ का ही देखने को मिला है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते तो 15.77 करोड़ का, जहां पर हमें अच्छे फिगर देखने को मिले हैं। बट अगर हम अब प्रॉफिट की बात करते हैं आफ्टर टैक्सेस की, तो 2021 में था 14 लाख का प्रॉफिट, 2022 में पहुंच चुका था 1 करोड़ का प्रॉफिट, और 2023 में 1.98 करोड़ का, पहले 6 मंथ में 1.5 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है, बट अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो काफी ज्यादा कम होने वाले हैं, जो एक फिर से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 6 करोड़ की है, रिजर्व एंड सरप्लस में 4.3 करोड़ का इनके पास कैश अवेलेबल है। अगर मैं ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करूं, जहां पर हमें एक तो रेवेन्यू में डिक्रीज देखने को मिला है, और उसी के साथ साथ इनके प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से जहां पर मैं ओके ओके फाइनेंशियली इस कंपनी के बोलूंगा, इतने अच्छे मैं फाइनेंशियल नहीं बोलूंगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जहां पर पूरा का पूरा ओएफएस है, तो जहां पर कोई भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी का ये जरूर मानना है कि हमारी इससे ब्रांड इमेज और विजिबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होगी, बट वो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है मेरी स्टडी में। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ईपीएस है 9.95 की, प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ 15.25 की, ओके ओके बोल सकते हैं। पी रेशियो है 15.69 की, प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ है 10.23 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.56% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 54.71% की अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 की अच्छी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41.56% की अच्छी है। फंडामेंटल अगर हम बात करते हैं तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं कंपनी की, तो 2024 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर कंपनी हमसे 10 रुपए ले रही है, तो वो हमें बदले में 10 रुपए के ही शेयर देने वाली है। तो यहाँ पर आईपीओ सस्ता नहीं है, आईपीओ महंगा भी नहीं है, बट दिक्कत क्या थी, मेन दिक्कत आई मुझे जहां पर इसकी कंपनी के ओएफएस पर, और उसके साथ फाइनेंशियल भी हल्के फुल्के देखने को मिले हैं, बट सभी चीजों को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो एक ओएफएस ही काफी ज्यादा हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है इस कंपनी का। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी हमें प्रॉफिट नहीं दे सकती, बट लॉन्ग टर्म में क्या ये कंपनी टिक पाएगी इस तरीके से, वो एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है। बट हर किसी का अपना अपना माइंडसेट होता है, हर किसी का अपना अपना रिस्क फैक्टर होता है। तो जो मेरा माइंडसेट था, मेरा रिस्क फैक्टर था, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ अपना डिसीजन डिस्कस किया है। आप लोगों का माइंडसेट कुछ और होगा, आप लोगों का रिस्क फैक्टर अलग होगा, हर किसी का अलग अलग ही होता है। तो आपको अपने माइंडसेट और रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। हमने जहाँ सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है, किसी भी तरीके की जो कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। तो कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात कर लेते तो आज के टाइम पे इस कंपनी का कोई भी काम ग्रे मार्केट में नहीं हो रहा है, और वहां पर 0% का जीएमपी देखने को मिल रहा है। तो देवी और सज्जनों, मेरा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।